ले जाओ तुम्हारे, इसलिए ऊंटों को तो घर भेज दिया और सैनिकों को इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया। 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो गजब ही लड़े थे अपने वाले। अपने केवल बीकानेर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने बीकानेर, जोधपुर, कई राज्यों की सेनाएं भाग लेने के लिए गई थी। टर्की को 10 युद्ध रहे थे। टर्की जो आज इतना सा टर्की दिखता है ना, ये बीकानेर बना के आया था। अल मुस्तफा पासा उनका सेनापति था, उसको लगातार युद्ध पे युद्ध रहे थे। तो ये टर्की और जर्मनी एक तरफ थे। जर्मनी बहुत बड़ी शक्ति थी, तो इन्होंने इजराइल के एक शहर पे कब्जा कर लिया था। उस शहर का नाम जोधपुर। अकेला जर्मनी टर्की को हरा देता है। जोधपुर अकेला हाइफा जीतता है। बाकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो अंग्रेजों को जिताया हमने था। इंडियन सोल्जर खूब गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम गांधी जी और बाल 29 में इंडिया से एक आदमी गंगा सिंह, इंडिया का नाम लिखा कि नहीं लिखा? तो मैंने गंगा सिंह को मना किया, भाई इंडिया का नाम तो नहीं लिखा। समझौता हुआ, शिमला समझौते में भारत से कौन गए? इंदिरा गांधी। गंगा सिंह का है, तो मुझे पता चला कि गंगा सिंह और क्लीमेंसु दोनों पेरिस के जंगलों में चीते का शिकार करने के लिए गए हैं। और इस सेना ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों ने भाग लिया था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में किसने? गंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गई और सेकंड। जब देश आजाद हुआ ना, अपना देश आजाद हुआ, तो अपने जो भी राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी जो भी सेनाएं थी भारत सरकार को दे दी। राजा भारत में मिल गए, राजा भारत में मिले तो अपनी सेनाएं किसको दे दी? भारत सरकार ने गंगा रिसाला को लेकर इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया। और इंडियन आर्मी के अंदर एक बटालियन बना दी गई, 13 ग्रेनेडियर्स। कौन सी बटालियन है? 13 ग्रेनेडियर। जो 13 ग्रेनेडियर है वो कौन सी सेना आपकी? गंगा। पर भारत सरकार ने तब कहा कि नहीं भाई साहब, हम सैनिकों को तो ले लेंगे, ऊंटों को क्या करेंगे? ऊंट ले जाओ रे, घर ले जाओ तुम्हारे। इसलिए ऊंटों को तो घर भेज दिया और सैनिकों को इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया। 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो पाकिस्तान जैसलमेर बॉर्डर से हमला करता है। तब भारतीय सेना को समझ में आएगी ऊंट जरूरी है, यहाँ पर बिना ऊंटों के पार है। इसलिए 65 के युद्ध के बाद भारतीय सेना के अंदर एक ऊंटों वाली सेना बनाएगी, बीएसएफ। क्या बनाएगी? बीएसएफ बनाएगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो बीएसएफ वाले अपने पास क्या रखते हैं? ऊंट। तब किसी ने बताया कि साहब यहाँ तो पहले राजाओं के पास ऊंटों वाली थी और बीकानेर के राजा के पास पहले से ऊंटों वाली थी, आपने ऊंट भेज दिए थे। इसलिए बीएसएफ में एक टुकड़ी का नाम रखा गया बीकानेर कैमल कॉप्स। क्या नाम रखा गया? बीकानेर वालों के कैमल थे पहले, तो उनके नाम पे ट्रिब्यूट दिया जाए, एक सेना बनाई जाए। इसलिए क्या बनाएगी? बीकानेर। तो ये जो बीएसएफ में ऊंट वाला जो सिस्टम है, ये कहां से प्रेरित है? याद रहेगी, मोटी मोटी बात आपकी लिखना नहीं हो। मैं और बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो गजब ही लड़े थे अपने वाले। अपने केवल बीकानेर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने बीकानेर, जोधपुर, कई राज्यों की सेनाएं भाग लेने के लिए गई थी। कहते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बीकानेर को तो अंग्रेजों ने बुलाया नहीं था। अंग्रेजों ने राजाओं को कहा था भाई सेना लेके आओ, पर बीकानेर को कहा ही नहीं। गंगा सिंह ने खुद ने अंग्रेजों के पास मैसेज किया, यार मैं भी लड़ना चाहता हूँ वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, तुम यहाँ यूरोप में लड़ने के लिए आ जाओ। तो यहाँ से यूरोप चले गए लड़ने के लिए। वहां जाके अंग्रेजों को कहा कि हाँ भाई बताओ कहाँ लड़ना है। तो अंग्रेजों ने कहा भाई तू तो बैठ जा और सेना को भेज दे लड़ने के लिए। तो राजा ने कहा मैं क्यों बैठूं, मैं लड़ूंगा जाके। कहा नहीं नहीं, हमारे रूल है कि राजा और राजकुमार लड़ते नहीं है, सेना के साथ तो आते हैं एकदम बाकायदा सूटेड बूटेड, वैसे आर्मी के कपड़े पहन के आएंगे, लेकिन खुद जाके लड़ेंगे। तुम्हारे होता होगा, मैं लड़ूंगा। या तो मैं लड़ूंगा या सेना भी नहीं लड़ेगी। फिर अंग्रेजों ने किसी एक बंदे को छूट दी थी कि तू भी जाके लड़ सकता है। वो बंदा कौन था? फिर टर्की भेजे लड़ने के लिए। कहां उतारी सेना को? टर्की को 10 युद्ध रहे थे। टर्की जो आज इतना सा टर्की दिखता है ना, ये बीकानेर बना के आया था। पहले टर्की बहुत बड़ा देश था। ये ईरान, इराक, अरब, सीरिया, लेबनान, लीबिया, ये सारे के सारे किसके अंडर आते थे? टर्की। टर्की एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर था पूरा का पूरा। उस एम्पायर को पूरा ही तोड़ दिया था। जमाल मुस्तफा पासा उनका सेनापति था, उसको लगातार युद्ध पे युद्ध रहे थे। तो ये अपने बीकानेर इधर टर्की में लड़ गया। टर्की और जर्मनी एक तरफ थे। जर्मनी बहुत बड़ी शक्ति थी। जर्मनी ने लंदन को खूब उस बम मारे थे उस युद्ध के अंदर। तो जब टर्की और जर्मनी एक तरफ थे तो इन्होंने इजराइल के एक शहर पे कब्जा कर लिया था। उस शहर का नाम था हाइफा। क्या नाम था? इजराइल का एक शहर है हाइफा, उस पे दो देश कब्जा करके बैठ गए। कौन कौन? जर्मनी और टर्की। इंग्लैंड को छुड़वाना है वो। तो इंग्लैंड ने अपने 3 राजाओं को कहा कि अपनी सेना भेजो और सेना भेज के हाइफा आजाद करवाओ। क्या आजाद करवाओ? हाइफा कहां पड़ता है? इजराइल। इसलिए 3 राजाओं की सेना उतारी गई, जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर। किस किस की सेना? हैदराबाद के राजा की सेना, मैसूर के राजा की सेना और जोधपुर के राजा की सेना। क्या आजाद करवाने के लिए? किसकी तरफ से? अंग्रेजों। और उधर कौन कौन है आपके सामने? जर्मनी और टर्की। खूब हथियार वथियार लेके बैठे हुए। अंग्रेजों ने जब सेना भेजने लगे तो हैदराबाद को स्टैंड बाई कर दिया कि हैदराबाद एक बार रुक जाओ, 2 लड़ने के लिए जाओ, जोधपुर और मैसूर। और इनकी पार नहीं पड़ी तो बाद में किसको भेजेंगे? हैदराबाद। तो हैदराबाद को रख लिया, 2 सेनाएं भेज दी। कौन कौन सी? जोधपुर और मैसूर। अब था भाई इनमें पहले कौन जाएगा? हरावल कौन जाए? पहले कौन लड़े बाद में कौन लड़े? तो जोधपुर वालों का तुम पहले लड़ो,
तुम यदि जीत जाओगे तो ठीक है, तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी तो कौन जाएगा? मैसूर। मैसूर किससे भी पार नहीं पड़ी तो बाद में कौन जाएगा? जोधपुर अकेला जर्मनी टर्की को हरा देता है, जोधपुर अकेला हाइफा जीतता है। इसलिए आज भी इजराइल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युद्धों में से एक बैटल ऑफ हाइफा है। इजराइल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि हाइफा का युद्ध हमें जोधपुर ने जिताया था। हाइफा का युद्ध था, बड़ा युद्ध हुआ था कि जर्मनी टर्की वालों के पास थी तोपें, अपने वाले लड़े भालों से, या बंदूक थी, एक एक गोलियां उनसे निकलती तो मार गए उनको। इसलिए 1918 का युद्ध है। 2018 में युद्ध को 100 साल पूरे हुए, तो इजराइल ने हाइफा डे मनाया। हाइफा डे मनाया उन्होंने भारत सरकार को कहा कि तुम बंदे भेजो अपने। तो यहाँ से भारत सरकार के लोग गए वहां हाइफा डे पे, और तब जाके अपने वालों को खूब सारी बातें पता चली कि यार हाइफा के अंदर अपने कौन जीत के आया था? जोधपुर। फिर अपने वालों को पता लगा तो पता चला कि साहब दिल्ली में एक सर्किल है, उसका नाम है तीन मूर्ति सर्किल। दिल्ली में सर्किल का नाम क्या है? और इसका नाम तीन मूर्ति सर्किल इसलिए क्योंकि वहां पे तीन मूर्तियां लगी है। तो तीन मूर्तियां किसकी है? कि एक जोधपुर का फौजी, एक हैदराबाद का फौजी, एक मैसूर का फौजी है। अंग्रेजों ने उस युद्ध की याद में यहाँ पे तीन मूर्ति सर्किल बनाया था उस टाइम, यार हमारे तीन राज्यों की सेनाएं गई थी और जर्मनी टर्की को हरा के आ गई। तो बाद में मोदी जी को इस बात का पता चला, तो मोदी जी ने तीन मूर्ति सर्किल का नाम किया तीन मूर्ति हाइफा सर्किल। क्या किया भाई? पता चले भाई तीन मूर्ति सर्किल क्यों बना, क्यों बना? हाइफा जीत के। अच्छा, ये अब कॉमन अपने नहीं है बात, ये नहीं सुनते ज्यादातर अपने। उसका रीजन ये है क्योंकि वो युद्ध हम किसकी तरफ से लड़ रहे? अपनी हिस्ट्री पूरी एंटी ब्रिटिश है। अपने हिस्ट्री में केवल अंग्रेजों को गालियां निकाली हुई है, इसलिए यदि अंग्रेजों का साथ भी कोई रहा है तो उस बात को भी गालियां निकाली हुई है, इसलिए वो बात दबदबा। बाकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो अंग्रेजों को जिताया हमने था। इंडियन सोल्जर खूब गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक तो घर घर जाके कह के आए थे कि वर्ल्ड वॉर में साथ दो अंग्रेजों का। गांधी जी को तो अंग्रेजों ने टाइटल दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ देने की वजह से, कैसरे हिंद। यार आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर जो शहीद हुए थे उनके सम्मान के अंदर बनाया गया आपका इंडिया गेट। दिल्ली वाला जो इंडिया गेट है, तो उस इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए खूब सारे, वो शहीद है। कब के शहीद है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। आजादी से पहले के जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए शहीद थे उनके नाम तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पर है। आजादी के बाद वाले शहीदों के नाम लिखे गए अमर जवान ज्योति। कहां लिखे गए? और फिर अब आजकल हमने वो बना दिया वॉर म्यूजियम। अब हम वॉर मेमोरियल, हमने कहा अब यदि कोई नाम वगैरह होंगे वो हम कहां पे लिख देंगे? वॉर मेमोरियल। तो याद रहेगा आपके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1918। कब समाप्त होता है? 1918 में जब समाप्त हुआ तो बाद में 1919 के अंदर एक पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, पेरिस शांति सम्मेलन। क्या बुलाया गया? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कि भाई आगे से लड़ाई नहीं हो, ये ध्यान रखो यार। फालतू में लड़ लिया यार, पूरी दुनिया लड़ ली, इतने लोग मरे, इतने लोग बर्बाद हुए, आगे से कोई भी लड़ाई होनी नहीं चाहिए। कहां पे सम्मेलन बुलाया गया? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। कहां बुलाएगी? कब बुलाएगी? 1919। कहां पर हो रही है? पेरिस। पूरी दुनिया से 32 आदमी बुलाए। पूरी दुनिया से कितने? समझदार समझदार 32 आदमी बैठो, और 32 आदमी बैठ के बताओ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। उन 32 में इंडिया से एक आदमी, गंगा सिंह। कौन है? इस पूरे इस एशिया वाले इस तरफ से कोई मुख्य मुख्य लोग बुलाए गए थे, उनमें से कौन थे? ये छोड़ो आप। अंग्रेजों के क्या उन देशों में डेमोक्रेसी थोड़ी ज्यादा जोरदार आ गई थी। वहां पर अभी तक ये सिस्टम होता है। जैसे मैं अपना उदाहरण देके बताऊं कि मान लो आज अपनी चाइना के साथ लड़ाई हो जाए, इसके साथ लड़ाई हो जाए, तो फिर जैसे इंग्लैंड का यदि किसी के साथ ऐसी लड़ाई हुई, जैसे अपनी चाइना के साथ लड़ाई हुई, तो फिर अपने सरकार किसकी? बीजेपी की। पर युद्ध के टाइम में पूरा देश मिलकर सरकार बनाएगा, तो बीजेपी कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेगी। कांग्रेस के भी कुछ मंत्री बनाओ, सारे लोग मिलजुल के दूसरे देश के खिलाफ लड़ेंगे। अकेले कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसकी लड़ाई है? देश। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन में जितनी पार्टियां थी उन्होंने मिलकर सरकार बना ली, और पार्टी गवर्नमेंट होती है। क्या बोलते हैं? ऑल पार्टी गवर्नमेंट। सभी पार्टियों की क्या होगी? गवर्नमेंट। उसमें मंत्री थे गंगा सिंह। कोई नॉन व्हाइट मेंबर जो बनाया गया, जो काला आदमी उसके अंदर मंत्री बनाया गया, वो कौन थे? बाकी सब ब्रिटिश थे, तो गोरे गोरे थे। एक किसी काले को बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था? एक मात्र एस सदस्य जो मंत्री बनाए गए वो कौन थे? पर इससे भी ज्यादा वो याद रखना हमेशा कि पेरिस शांति सम्मेलन में किस राजा को बुलाया गया था, तो किसको बुलाया गया? लंदन के अंदर एक म्यूजियम, उस म्यूजियम का नाम है वॉर म्यूजियम। क्या नाम है? जितने 32 लोगों ने भाग लिया उनकी मूर्तियां लगी हुई। उन 32 लोगों की मूर्तियां, बड़े बड़े आदमी थे। अमेरिका का राष्ट्रपति आया था इसमें, वुडरो विल्सन। कौन आया था? आप में से कितने लोग हैं जिनका सब्जेक्ट ये रहा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबेड सब्जेक्ट रहा? एक, केवल एक। फादर ऑफ पबेड कौन है? वुडरो विल्सन फादर ऑफ पबेड है। लोक प्रशासन का जनक यदि किसी बंदे कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो इसके अंदर आया हुआ था। लॉर्ड जॉर्ज इधर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो आया हुआ था। फ्रांस से क्लेवरिंग था इसके अंदर, इटली का ओरलैंडो था इसके अंदर, तो बड़े बड़े लोग आए थे।
तो बिग फोर बोलते हैं, चार बड़े आदमी थे इनको बिग फोर, वुडरो विल्सन, लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमेंसू और ऑरलैंडो। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब आगे और पढ़ोगे, तो वहां 32 लोगों की मूर्तियां लगी हुई है। 32 में से 31 लोगों की ड्रेस काले कोट पैंट है। आप देखना नेताओं की ड्रेस हमेशा काले कोट पैंट होगी, सब काले कोट पैंट के अंदर हो गए। जब भी कोई सम्मेलन वगैरह G20 देखना, काले कोट पैंट में खड़े रहेंगे सारे के सारे। तो 32 में से 31 जो ड्रेस है वो काले कोट पैंट के अंदर है। एक जो ड्रेस है उसने खाकी कपड़े पहन रखे हैं फौजियों वाले। एक जो बंदा उसने फौजियों की ड्रेस होती है अपने खाकी, और सिर पे बांध रखा है साफा। तो कि आज भी जो कोई वॉर म्यूजियम में आता है वो पूछता है कि भाई इस आदमी की ड्रेस अलग क्यों है, और इसने सर पे क्या बांध रखा है, कि उसको बताना पड़ता है कि यार ये फौज का जनरल था। भाई फौज भी तो लड़ रही, गंगा सिंह लड़े तो उसमें बीकानेर का जनरल हो ही गया अपने आप, ये फौज का जनरल था। तो अगला बंदा फिर सवाल पूछता है कि जनरल जो होते हैं युद्ध में भाग लेते हैं, संधि करने के लिए नेता आते हैं। युद्ध में कौन भाग लेते हैं? जनरल। संधि करने के लिए कौन आते हैं? हम पढ़ते हैं भाई 71 का वॉर हुआ, 71 का वॉर पाकिस्तान से बाद अपने थल सेनाध्यक्ष कौन थे? सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम अप। 99 का करगिल वॉर हुआ, हमारे थल सेनाध्यक्ष कौन थे? वीपी मलिक। कौन थे? पर 71 के बाद में शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौते में भारत से कौन गए? इंदिरा गांधी। वहां तो सैम मानेकशॉ नहीं गए। अच्छा 99 के बाद में जब ये मुशर्रफ के साथ वार्ता हुई, आगरा के अंदर बुलाया गया उसको, तो भाग लेने कौन गए? अटल बिहारी वाजपेयी। इसका मतलब संधियों में भाग कौन लेते हैं? नेता। युद्ध में भाग कौन लेते हैं? तो वापस पूछा जाता है कि ये भाई संधि वालों की फोटो है, यहाँ पे ये फौजी क्या कर रहा है? ये एकमात्र आदमी है जो युद्ध में भी था और संधि में भी। तो ये सिर पे क्या बांध रखा है? ये राजस्थान का है, ये सर पे क्या बांध रखा है? तो मतलब उस पेरिस शांति सम्मेलन में बैठे थे तो क्या बांध के बैठे हुए थे? साफा बांध के। वो फौजी वाली ड्रेस में बैठे हुए थे, तो बाद में उन्होंने वैसा ही मूर्ति लगा दी वहां पे, तो याद रहेगा पेरिस शांति सम्मेलन। अच्छा और सुनो, अभी मान लो दुनिया में देश लड़ते हो, तो ये लड़ाइयां सुलझाने का काम कौन करता है? यूएनओ। कौन करता है? यूएनओ करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको आप कहते हो। यूएनओ बना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब बना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संगठन बना था उसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था राष्ट्र संघ ने ढंग से काम नहीं किया, इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में राष्ट्र संघ को तो भंग कर दिया गया, क्या बना दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। आई बात समझ? अच्छा राष्ट्र संघ में मेंबर कौन कौन बनेंगे? तो अंग्रेजों ने कहा इंडिया को मेंबर बनाओ इसमें। अंग्रेजों ने कहा किसको मेंबर बनाओ? तब अपने को इंडिया नहीं बोलते, तब अपने को बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते? तो अंग्रेजों का एक मंत्री ये नाम लिखवाने के लिए गया कि यार इंडिया का भी नाम लिखा जाए। अंग्रेजों की तरफ से जो मंत्री नाम लिखवाने के लिए गया, उस मंत्री का नाम था मॉन्टेग्यू। क्या नाम था? कभी मॉन्टेग्यू, चम्सफोर्ड, सुधार ऐसे पढ़े आपने? वो जो मॉन्टेग्यू ब्रिटेन का मंत्री है, वो इंडिया का नाम लिखवाने के लिए गया। वहां नाम लिखने वालों में अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, क्लीमेंसू जो फ्रांस वाला था, वो सारे बैठे हुए। और वहां जाके मॉन्टेग्यू ने कहा भाई लिखो ब्रिटिश इंडिया। ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया क्या है साहब? एक हमारी कॉलोनी, अंग्रेज जहां पे कब्जे करते हैं उन दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉलोनी। एक हमारी कॉलोनी है और वहां पर हम राज करते हैं, उसका है। उनका हमने नहीं सुना ऐसा कोई देश। अरे है साहब, देश है, एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, वहां पे नाम लिखो यार आप। उन्होंने नाम लिखने से मना कर दिया। ऐसे तो कोई आ जाएगा आनिया बानिया, किस किस के नाम लिखे रहे तुम्हारे? मोन्टेग्यू होटल वापस आया तो मोन्टेग्यू अपनी डायरी में लिखता है कि मुझे गंगा सिंह मिले, और गंगा सिंह ने पूछा भाई मोन्टेग्यू क्या हुआ, इंडिया का नाम लिखा कि नहीं लिखा? तो मैंने गंगा सिंह को मना किया, भाई इंडिया का नाम तो नहीं लिखा। तो उसने पूछा क्यों नहीं लिखा? तो मैंने बताया कि यार वो वुडरो विल्सन और क्लीमेंसू मानने के लिए तैयार ही नहीं कि इंडिया नाम का देश है। तो गंगा सिंह ने कहा कि मैं ट्राई करके देख लूं। तो मोन्टेग्यू ने कहा लिखेंगे तो है नहीं, पर फिर भी आज मैंने बेइज्जती कराई है, कल तू करा ले। मैं तेरी नहीं बताऊंगा, तू मेरी मत बताना। मोन्टेग्यू अपनी डायरी के अंदर लिखता है कि दूसरे दिन गंगा सिंह वहां पे नाम लिखवाने के लिए गए। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन 1 मिनट के बाद गंगा सिंह वहां साइन कर रहे थे। मैंने देखा कि साइन करने के बाद गंगा सिंह ने क्लेमेंसू से हाथ मिलाया, कई देर तक वो हाथ पकड़ के दोनों खड़े रहे थे। इंडिया का नाम उस लिस्ट के अंदर लिख दिया गया था। अगले दिन सुबह जब मैं होटल में उठा तो मैंने पूछा कि गंगा सिंह कहाँ है, तो मुझे पता चला कि गंगा सिंह और क्लेमेंसू दोनों पेरिस के जंगलों में चीते का शिकार करने के लिए गए हैं। क्लीमेंसो को पटाया, तेरे को चीता मारना सिखाऊंगा, नाम लिख ले इधर अपना। तो पेरिस शांति सम्मेलन की कई घटनाएं हैं। तो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, अपना कोई राजा गया तो कौन गया था? राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसलिए अंग्रेजों ने 1921 के अंदर अपने भारत के राजाओं का एक संगठन बनाया कि सारे राजा महाराजा मिलकर एक संगठन बना लो। उस संगठन का नाम था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम था? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। प्रिंस का एक चैम्बर बना दिया। ये बनाने वाला, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस बनाने वाला अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल, उस गवर्नर जनरल का नाम है चम्सफोर्ड। क्या नाम है?
चैम्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल है और उसने कहा भाई राजा महाराजा सारे मिलकर अपना एक संगठन बना लो, फिर राजा को कोई काम हो तो संगठन के माध्यम से हमें बता दो। अब एक एक राजा आता है, बीकानेर का राजा अलग आता है, हैदराबाद का अलग आता है, पटियाला का अलग आता है, भरतपुर के अलग आते हैं। फिर जो काम हो पहले तुम तुम्हारी मीटिंग कर लो, जो जो काम हो हमें बता दो, हम तुम्हारे काम वो कर देंगे। तो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा बनाया गया? इसके द्वारा चैम्सफोर्ड। कब बनाया गया? अच्छा, ये जो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस था इसका अध्यक्ष जो था वो तो हमेशा के लिए बना दिया गया गवर्नर जनरल। जो भी गवर्नर जनरल होगा वो इसको क्या होगा? अध्यक्ष। और एक राजा को बनाएंगे चांसलर। क्या बनाएंगे? ये चेंज होता रहेगा। गवर्नर जनरल तो जो गवर्नर जनरल आएगा वो अध्यक्ष पक्का हो गया। चांसलर एक बार कोई राजा, एक बार कोई राजा, एक बार कोई राजा। तो इसका जो पहला चांसलर बनाए गए थे गंगा सिंह, वो क्या थे? अब भाई गंगा सिंह जी चांसलर रहे, 21 से आ गया 26, क्या गया? 5 साल चांसलर। 5 साल बाद गंगा सिंह जी का भाई रिजाइन, अब दूसरे आदमी बनाओ, मैं रिजाइन दूंगा। राजाओं की मीटिंग हुई, राजाओं ने कहा अरे नहीं साहब आप ढंग का काम करो, आप दोबारा बनो। क्यों रिजाइन करना, आपको ही बनना चाहिए। उनका नहीं भाई मेरे बीकानेर में कोई काम है, मैं बीकानेर जाऊंगा, अब मैं ये तुम्हारा मामला संभाल। क्या काम है साहब को देख लो यार यहाँ पे। नहीं नहीं दूसरा बनाओ। फिर दूसरे बने थे पटियाला के एक राजा थे भूपेंद्र सिंह। कौन थे? तो गंगा सिंह ने बनना बना। भूपेंद्र सिंह जी अपने भाषण में वापस बोलते गंगा सिंह जी देख लो यार आप संभाल लो, हमसे नहीं संभलेगा। उन्होंने कहा नहीं यार मेरे बीकानेर में काम। वैसा क्या बीकानेर में काम था? क्योंकि उसके अगले साल बीकानेर में नहर आ गई थी, गंग नहर। क्या लेके आए थे? राजस्थान में पहली बार कोई नहर कोई राजा लेके आया था, तो वो राजा कौन था? गंगा सिंह। गंगा सिंह के नाम पर नहर आई इसलिए नाम क्या रख दिया? गंग नहर। कब लाई गई? 1927। कब लाई गई? क्या था? छपनिया काल पड़ा 1899 में। छपनिया काल पड़ा तो राजा की एक बात समझ में आ गई, भाई बीकानेर में नदी नाम की चीज नहीं, तो बरसात के पानी पे पूरी की पूरी खेती डिपेंड करती है। यदि राम जी 5 साल बरसात नहीं करे तो भूखे मर जाएंगे। यार ऐसे कब तक पार पड़ेगी? और भूख से मरना इससे बड़ा तो क्या श्राप होगा कि आप इसलिए मर जाते हो क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? अनाज। भाई बाकी राम जी मारे हारी बीमारी में मारे, बात समझ में आती है, इसलिए मर गए कि रोटी नहीं मिली। क्यों रोटी नहीं मिली? साहब अनाज था ही नहीं। साल अनाज क्यों नहीं था? अकाल पड़ा था, 5 साल का अकाल पड़ा, अनाज हमारे पास खत्म हो गया, लोग भूख से मर गए। तो राजा ने कहा कम से कम लोगों को भूख से तो मरने, तो क्या करोगे आप? तो कि हम नहर लाएंगे। नहर कहां से लाओगे? आपकी तो नदी नहीं है। तो क्या हमारे तो नदी नहीं है पर हमारी बाउंड्री लगती है पंजाब के। किसकी लगती है? पंजाब में अंग्रेजों का राज है, अंग्रेज मेरे दोस्त है, अंग्रेजों से पानी ले आएंगे। इसलिए अंग्रेजों से बातचीत की कि तुम पंजाब का पानी मुझे दे दो और तो मैं मेरे यहाँ पे नहर लेके चला जाऊं। अंग्रेजों ने पंजाब का पानी दिया। गंगानगर और हनुमानगढ़ में बेसिकली अपना इतनी दूर के अंदर ये नहर आती है। इस नहर का नाम क्या था? कौन सी थी? कंवर सेन इसका इंजीनियर था। इंजीनियर कौन था? कहते हैं कि कंवर सेन आजादी के बाद में नेहरू जी से जाके मिले। गंगा सिंह की डेथ हो जाती है 43 में, गंगा सिंह की डेथ हो गई। नेहरू जी से जाके मिले, नेहरू जी को जाके कहा तब हमारे राज्य के पास ज्यादा पैसा भी नहीं था। भाई जब खेती नहीं है तो टैक्स है किस बात का? तो राज्य के पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, अंग्रेजों का राज था। फिर भी हमारे राजा ने रानियों के गहने गिरवी रख के अंग्रेजों से बात करके नहर ले आए थे। सर अब तो भारत में ही पंजाब पड़ता है, भारत में ही राजस्थान पड़ता है, क्यों ना पंजाब का पानी राजस्थान को दे दिया जाए, एक और बड़ी नहर बनाई जाए ताकि राजस्थान के लोगों के पेयजल की समस्या, फसल की समस्या दूर हो। इसलिए नेहरू जी बाद में नहर लेके राजस्थान नहर। क्या लेके? तो राजस्थान नहर का भी इंजीनियर जो बनाए गए थे वो कौन थे? 1983 के आसपास में इंदिरा गांधी का राजस्थान का दौरा था। उस दौरे के बाद में राजस्थान नहर का नाम बदल के कर दिया गया इंदिरा गांधी। क्या कर दिया गया? इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि गंग नहर अलग है, इंदिरा गांधी नहर अलग है। गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर का आपस में कोई लेना देना? गंग नहर अलग चीज है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर उधर हरी के बैराज से निकल के आ रही है, ये फिरोजपुर हेड से निकल के आ रही है। ये केवल आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़ तक है, इंदिरा गांधी नहर ठेठ आगे जैसलमेर तक चलेगी, वहां तक चलेगी, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि कई बार व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, देखिए कांग्रेस की काली करतूत, बदल दिया गंग नहर का नाम, खुद ने कुछ नहीं किया तथा गंग नहर का नाम बदल कर दिया इंदिरा गांधी नहर। बनाई थी राजा ने, नाम इंदिरा गांधी ना, उस नहर का नाम राजस्थान नहर है जिसका कांग्रेस ने बदल के क्या किया था। अब ये क्या यूं व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता तो अपने लगता कोई बात नहीं कि यार आ गया होगा मैसेज, उसमें क्या, पर ये अखबार वाले छापते हैं, ये सेम का सेम क्या करते हैं। तो मुझे लगता है पत्रकार को तो ध्यान रखना था कि यार अलग अलग नहरें। फिर मुझे लगता है यार पत्रकारों की खूब गलतियां करते हैं, ये भी इस प्रकार की खूब गलतियां कर जाते हैं। ये किसी बीजेपी के एमएलए ने खड़े होकर विधानसभा में बोल दिया, कांग्रेस की देखिए काली करतूत, और उसने गंग नहर का नाम बदल कर क्या कर दिया। इससे भी बड़ा बलंडर कांग्रेस वालों का करेंगे। ऐसा किधर खेल रहे हो तुम हमारे एमएलए हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि दो नहरें अलग अलग है।
कि गंगा नहर अलग और इंदिरा गांधी नहर अलग। तो आपने ध्यान रखना है कि गंगा नहर अलग और इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या हुआ करता था? राजस्थान।